हेलो गाइस, स्वागत है अपने चैनल पर। पार्ट को गाइस लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। पार्टी इनविटेशन। अब आगे। वहीं राजावत फैमिली ने पार्टी के बारे में सोच लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ राजपूत फैमिली के मेंबर्स एंड ओबरॉय फैमिली के मेंबर्स का हाल एकदम अलग था। राजावत फैमिली के जाने के बाद वह लोग अभी भी इस बैंक्वेट हॉल में मौजूद थे। सुनंदा जी का रो रोकर बुरा हाल था, तो वही शैलेश जी की आंखें भी एकदम लाल हो रखी थी, जैसे वह किसी भी वक्त रो देंगे। कुलभूषण दादाजी बेहद गुस्से में थे। वह राम आचार्य जी के साथ घर की तरफ चले जाते हैं, वही घर वाले रह जाते हैं। शंकर दादा तो बीच अवार्ड सेरेमनी में ही चले गए थे, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। वही राजपूत फैमिली के मेंबर्स। अभिजीत जी अपनी बीवी की तरफ देखते हैं, तो सोनम जी उन्हें देखकर बस इतना ही रहती हैं। जानती हूँ उसे वक्त हमने भी बहुत गलत किया है। आयशा के साथ मेरे बेटे से शादी होने के बावजूद मैं उसे कभी बहू नहीं मान पाए और नहीं कभी उसे एक्सेप्ट कर पाए। उद्धरण चिन्ह। हमने उसे ताने देने में, खूनी खाने में उसे बेवजह के ताने देना, बेवजह का उसे पर इल्जाम लगाना, अरहान का उसे टॉर्चर करना, सबकी नफरत उसने झेली है। और आज जब वह इग्नोर कर रही है हमें, तो हमें कितना दर्द महसूस हो रहा है। आज जाकर उसके दर्द का एहसास हो रहा है। ऐसा कहकर सोनम जी रो पड़ी। वहीं अभिजीत जी उन्हें संभालने लगते हैं। उदास तो वह भी थे और नहीं भी क्यों ना, क्योंकि उनके दोस्त की बेटी के साथ साथ आयशा उनके घर की बहू भी थी, लेकिन सबने कभी उसे ना बेटी की तरह अपनाया, नहीं एक बहू की तरह हमेशा उसे ताने दिए जाते हैं। हंसते मुस्कुराते वह सब कुछ सह लेती थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। कहते हैं जब दुख के बदले हटते हैं तो खुशी के बादल आते हैं। यही हुआ है आयशा के साथ। आयशा ने भले ही बचपन से लेकर जवानी तक दुख सही हो, सबकी तने सही हो, सबकी बातें सही हो, लेकिन अब उसके हिस्से में खुशियां आ गई थी। हालांकि पहले वाली आयशा भी छोड़कर जाना चाहती थी, सब कुछ वह छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहती थी, अकेले बचाना चाहती थी, लेकिन उसके दिल में हर बार यह सोचकर एक एहसास जग जाया करता था कि यह उसकी फैमिली है। आज नहीं तो कल उसे एक्सेप्ट करेगी, आज नहीं तो कल सबके सामने वह सच आएगा ही आएगा। लेकिन सच आया कौन? लाया सामने अन्य सच लाई सबके सामने। और फिर सब कुछ छोड़कर चली गई, सबके प्यार और अपनेपन को तरसती रही, ऐसा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई थी। उसकी बॉडी में अगर किसी की आत्मा आई थी तो वह थी अन्य। खैर, अन्य तो अनाथी ही, उसे भी एक फैमिली मिल गई और उसके पास उसके बच्चे थे, जिन्हें वह अपनी ताकत बनकर रखे चाहती थी। वही शिवानी जी भी बेहद रो रही थी। कहाँ वह छोटी सी आशा उन्हें याद आ रही थी कि बुआ बुआ कर कर उनके आगे पीछे घूमती थी, लेकिन एक हादसे और एक गलतफहमी की वजह से सारे घर उससे नफरत कर बैठे। उनके इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार आयशा को मान बैठे। उन्हें बेहद दर्द महसूस हो रहा था। वह इस वक्त बहुत ज्यादा रो रही थी। अधिराज जी उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह संभाल नहीं रही थी, वह बस रोए जा रही थी। विराज और स्नेह भी वहीं मौजूद थे। विराज की आंखों में भी आंसू थे, स्नेहा की आंखों में भी आंसू थे, सब लोगों की आंखों में आंसू थे। आखिर सबको उसे दर्द का एहसास जो हुआ था, आखिर सबको एहसास हुआ था कि जब कोई अपना, जिससे आप उम्मीद करते हो कि वह आपकी तरफ प्यार भरी नजरों से दिखेगा और आपको वह इग्नोर कर दे पूरी तरह से, जैसे आप इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसके लिए तो कितना तकलीफ दे होता है। आज उन लोगों को समझ में आ रहा था आयशा की तकलीफें। वही आदित्य सोनाक्षी एक दूसरे को देखते हैं। आदित्य भी काफी उदास था, सोनाक्षी ने भी कम उसे सताया नहीं था, बहुत सताया गया था आयशा को। जब खुद के परिवार वाले ऐसे होना तो फिर जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले जब आपकी तकदीर में बहुत दुख के बाद राहत और खुशी लिखते हैं ना, तो वह खुशी बेहिसाब और बेवजह होती है। और यही हाल था आयशा का। आयशा को फैमिली मिली थी जो उससे प्यार करती थी, बिना मतलब की, बिना किसी स्वार्थ के, और आयशा भी उसे अपने मन से, पूरे दिल से अपनी फैमिली मानती थी। खैर, सभी लोग अपने थके हुए कदमों के साथ चलते हुए बैंक्वेट हॉल से बाहर आते हैं। एक एक करके सभी लोग अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और एक के बाद एक कर का काफिला अपने अपने रास्ते की तरफ चलने लगता है। राजपूत फैमिली के मेंबर्स जो थे वह राजपूत विला की तरफ चले जाते हैं, वहीं ओबरॉय फैमिली के मेंबर ओबरॉय विला की तरफ चले जाते हैं। वही कुंती जी एकदम खामोश थी। उन्होंने जब से करण जी को देखा था तब से उनके दिलो दिमाग में एक बच्चे की तस्वीर छाई हुई थी। वह बस करण जी के बारे में सोच रही थी। सबके दिमाग में एक बात यह भी थी कि आखिर कैसे करण जी ने यह दावा किया था कि 100% डीएनए उनसे मैच हो सकता है आयशा का। आखिर कैसे वह इतने कॉन्फिडेंट के साथ यह बात कह रहे थे। खैर, सभी लोग घर आते हैं थके हुए कदमों के साथ। सभी लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। इसी तरह कब रात बीती है। किसी की आंखों में गहरी उदासी थी, किसी की आंखों में आंसू था, तो कोई खुश था तो कोई बेहद उदास था। इसी तरह सबकी रात बीत जाती है। अगली सुबह क्या रंग लाती है ये तो आगे पता चलने वाला था। अगली सुबह
खैर सभी लोग ओबरॉय फैमिली में अपने डेली रूटीन के हिसाब से उठ चुके थे और डेली रूटीन को फॉलो करते हुए सभी लोग उदास मन के साथ डाइनिंग टेबल पर आते हैं और बिना मन के ब्रेकफास्ट करते हैं। जिनको ऑफिस जाना था वह ऑफिस चले जाते हैं। घर की सभी लेडीज घर में ही मौजूद थी और कुलभूषण जी और कुंती की इस वक्त गार्डन में बैठे हुए थे। कुलभूषण जी काफी नाराज नजर आ रहे थे, कुंती जी खोई हुई सी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजपूत विला, यहाँ कभी से हाल था। सब लोग अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए उठाते हैं। उठने के बाद डेली रूटीन फॉलो करते हुए एक्सरसाइज वगैरह करके सभी लोग फ्रेश और शॉवर लेकर डाइनिंग टेबल पर आते हैं। शंकर जी को अभी तक कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सबके उदास चेहरे को देखकर वह इतना जरूर समझ गए थे कि जरूर कुछ न कुछ उनके वापस आ जाने के बाद हुआ है। बहुत फोर्स करने पर अभिजीत जी उन्हें सारा सच बता देते हैं। आयशा की आने की बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वही अभिजीत जी की सारी बात सुनने के बाद उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है और वह सबकी तरफ देखते हुए बेहद तंज भाव में रहते हैं। बहुत अच्छा किया उसने तुम लोगों को इग्नोर करके, तुम लोग इसी लायक हो। मैं हमेशा कहता था तुम लोगों से कि उसे बेवजह के ताने मत दो, बेवजह की उसे तकलीफें मत दो, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, कोई कमी नहीं छोड़ी उसे ताने देने में। और सोनम बहुत तुम तो उसे कभी अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। साधना और शिवानी तो कोमा में थी, लेकिन साधना अगर उसका सपोर्ट करती थी तो तुम साधना को डांट दिया करती थी सिर्फ इसलिए कि वह आयशा का सपोर्ट करती थी, सिर्फ इसलिए कि उसे आयशा से लगाव था, सिर्फ इसलिए आज एहसास हो रहा है तुम लोगों को अपनी गलती का। जब मैं मना किया करता था तब तो तुमको को किसी बात का एहसास नहीं था। सोनम की खामोशी के साथ सर झुकाए हुए उनकी बातें सुन रही थी। सही तो कह रहे थे उनके फादर इन लॉ, क्या गलत कह रहे थे। साधना जी अगर कभी साथ दिया करती थी आयशा का, कभी उसे प्यार से बातें कर लेती थी, प्यार से हाथ फेर देती थी, तो वह कितना गुस्सा करती थी उससे पर। अभिजीत जी भी नागवरी से अपना सर हिला देते हैं। वह भी बहुत समझाया करते थे, सनम जी को बहुत समझाया करते थे, लेकिन कभी सोनम जी ने उनकी बात नहीं सुनी, हमेशा मनमानी करती थी और उनकी वजह से अभिजीत जी को भी हमेशा चुप रहना पड़ता था। अधिराज जी ने कभी आयशा से बात ही नहीं की। उसे हादसे के बाद से, जिस हादसे में उन्होंने शिवानी जी को लगभग हो ही दिया था, वह कोमा में जा चुकी थी, यही वजह थी उन्होंने कभी आयशा से बात नहीं की थी और ना ही कभी उससे कुछ कहते थे। हाँ, घर के बच्चों में भले ही आयशा के लिए उनके दिल में नफरत भरी हुई थी, आदित्य, काशवी, आरव, विराज, प्रियम, सोनाक्षी, आकाश, अर्णव, स्नेहा, किसी ने कोई कम नहीं छोड़ी थी उससे अपनी नफरत दिखने में। खैर शंकर जी यह जानकर काफी खुश थे कि आज ऐसा वापस आ चुकी है और इसी खुशी में वह उसे मिलने के लिए सोच रहे थे और वह नष्ट करने के बाद अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वहां से वह कुलभूषण जी को कॉल लगाते हैं तो कुलभूषण जी से बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी मुलाकात तो हुई है, लेकिन अभी यह नहीं पता कि वह कहाँ है इस वक्त। खैर सभी लोग ऑफिस में थे कि तभी सभी को राजावत फैमिली की तरफ से कल की पार्टी जो होने वाली थी उसकी इनविटेशन आया हुआ था। ये देखकर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी तो किसी के चेहरे पर हैरानी थी। बाकी देखते हैं कल क्या होने वाला है पार्टी में। और हाँ, एक बात तो सच है, कल पार्टी में मफिन और कप केक की मुलाकात होगी ओबरॉय फैमिली एंड राजपूत फैमिली से। पुरानी यादें, ए फ्लैट टीके, राजावत विला। सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। आयशा की आंखों में भी नींद थी, लेकिन वह सो नहीं रही थी, वह जाग रही थी। वह एक नज़र अपने बच्चों को देखते हैं और फिर अच्छे से उन्हें ब्लैंकेट उड़ाकर अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा देती है। बालकनी की तरफ जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर गुजर जाता है और वह बालकनी में खड़ी होकर एक तक पहले उससे दूर तक अंधेरे को देखते हुए वहीं खड़ी हो जाती है और उसे अंधेरे को देखकर कहती है, आयशा के साथ वाकई कहानी में बहुत बुरा हुआ है। मैंने अपने हिसाब से कहानी बदल तो ली है, लेकिन आगे भी कहानी का क्या अंजाम होगा यह मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं उसे तरह से अपना खुद का अंत नहीं होने दूंगी। जिस तरह से आयशा का अंत हुआ था मैं सब कुछ बदल दूंगी, सारी कहानी बदल दूंगी, सारे प्लॉट बदल दूंगी। ऐसा कहकर वह गहरी सांस लेकर फिर उसे दूर फैले हुए अंधेरे को देखते हुए दोबारा रहती है। मैं उससे टॉक्सिक फैमिली से दूर तो चली गई, लेकिन भगवान जी ने मुझे एक नई फैमिली दी। ये तो अच्छा है कि राजावत फैमिली ने हमेशा से ही आशा को प्यार किया है, बचपन से लेकर आज तक। अगर मैं लंदन नहीं जाती तो वहां मेरी मुलाकात कभी राजावत फैमिली से होती ही नहीं और ना ही मैं कभी इस फैमिली का हिस्सा होती। ऐसा कहकर आयशा कुछ याद करने लगती है। आयशा जब पहली बार हॉस्टल गई थी तो उसका हॉस्टल था राजस्थान में था। राजस्थान में वह अपनी स्टडी करने के लिए गई हुई थी, वहीं के हॉस्टल में रहना था उसे। आयशा की उम्र लगभग उसे वक्त 5 साल की थी। आयशा अपने हॉस्टल में सबसे कम उम्र की लड़की थी जो हॉस्टल में रहने आई थी। 5 साल की बच्ची ने कैसे सरवाइव किया होगा ये सोच सोचकर ही अन्य की हालत खराब हो रही थी। 5 साल की बच्ची अपने माँ बाप के बगैर रह पाती है? आजकल तो लोग बड़े होकर भी अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह पाए। माँ बाप के बगैर 5 साल की बच्ची एक हॉस्टल में रही थी।
अन्य को ये भी याद आता है कि आयशा जब 5 साल की थी तो वह हॉस्टल में रहकर बहुत बोर हो गई थी। उसे आए हुए लगभग हफ्ता भर हो चुका था हॉस्टल में, लेकिन घर से कोई भी मिलने नहीं आया था। वह बहुत ज्यादा उदास थी, इसलिए वह हॉस्टल के पास वाले ही पार्क में जाकर बैठ जाती है। तभी वहां उसकी मुलाकात कीर्ति और अनुप्रिया जी से होती है, जो यहाँ अंशी को घूमने लाई थी। अंशी उसे वक्त 6 साल की बच्ची थी। अंशी और आयशा में दोस्ती हो जाती है और कीर्ति जी आयशा के बारे में जानती है तो उन्हें बहुत अफसोस होता है। अन्य को याद आता है जब कीर्ति जी ने आयशा को पहली बार गले लगाया था और आयशा उनके गले लगाकर एक माँ की एहसास ने उसे घेर लिया था और वह बहुत रोई थी, इतना रोई थी कि उसने खुद की तबीयत खराब कर ली थी और वह बेहोश हो गई थी। तो कीर्ति जी घबराकर उसे राजावत हवेली लेकर जाती है, जहाँ आयशा की मुलाकात शोभित दादाजी, करण जी, अनिल जी, सुप्रिया से होती है। आयशा को जब हो सकता है तो वह दादाजी को देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि शोभित दादाजी बिल्कुल उसके कुलभूषण दादाजी के जैसे लगते थे। आयशा काफी उदास थी जब राजावत फैमिली में उसके बारे में सुना, तो वह काफी उदास हो गए थे कि कोई इतनी छोटी सी बच्ची को हॉस्टल लेने के लिए कैसे भेज सकता है। लेकिन शोभित दादाजी को आयशा के साथ एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा था, एक अलग सा लगाव महसूस हो रहा था, जैसे वह उनका ही अंश हो। शोभित दादाजी ने आयशा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई, तो इन्फॉर्मेशन में वह जान गए कि आखिर आयशा कौन है और किसकी बेटी है। शोभित दादाजी ने जब उसे दिन आयशा की सच्चाई के बारे में पता किया तो काफी हैरान हो गई। हैरानी से ज्यादा वह बहुत खुश थे। करण जी को भी जब आयशा के बारे में पता चला तो वह भी बेहद खुश हो गए, ये जानकर कि आयशा उनकी ही घर की ही बेटी है। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा शैलेश ओबरॉय और सुनंदा ओबर पर आ रहा था कि आखिर 5 साल की बेटी को कोई ऐसी छोड़ता है हॉस्टल में रहने के लिए। तब से ही आयशा हमेशा जब जब हॉस्टल में रहती तब वह ज्यादा से ज्यादा वक्त राजावत फैमिली के साथ स्पेंड करती। वक्त के साथ उसने सभी चीज एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन कहते हैं ना, जब दिल में अपने माँ बाप के लिए प्यार भरा हो तो वह जल्दी किसी को एक्सेप्ट करके दूसरे को माँ बाप नहीं बना सकते। यही हाल आयशा का था। कीर्ति जी ने और करण जी ने भले ही एक माँ बाप की तरह उसे हर एक चीज दी, हर एक ख्वाहिश पूरी की, लेकिन आयशा ने कभी उन्हें माँ बाप नहीं कहा। करण जी को इस चीज से कभी कोई एतराज नहीं रहा और ना ही कीर्ति जी को रहा, लेकिन हमेशा उनके दिल में एक छोटा सा मलाल रहता था कि काश उन्हें भी आयशा माँ कहकर पुकारे। आयशा जब जब हॉस्टल से अपने घर ओबरॉय विला जाती तब वह बेहद उदास होकर वापस आती और वह इतनी बीमार होती कि कृति की रात भर जाग जाग कर उसकी सेवा करती थी। इसी तरह से वक्त बीतने लगे, वक्त कब पंख लगा कर उड़ गया पता ही नहीं चला। राजावत फैमिली यहाँ से लंदन शिफ्ट हो गई। फिर आयशा जल्दी उनसे नहीं मिलती थी और ना ही किसी और से। वह ओबरॉय फैमिली वापस आए तो कुलभूषण दादाजी के कहने पर उसने अरहान से शादी कर ली और अरहान से शादी के बाद उसकी जिंदगी जैसे कहीं खोसी गई और फिर आखिर में उसकी मौत हो गई। अन्य का रिबॉर्न जब आयशा की बॉडी में हुआ तो वह सभी चीजों को बहुत अच्छे से याद कर चुकी थी, इसलिए वह सबसे पहले अलग होकर अरहान से लंदन चली गई। वहां जाकर उसकी मुलाकात हुई राजावत फैमिली से और उसके बाद ही सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगा। उसके बाद आखिर वह वक्त भी आया जिस वक्त का बेसब्री से इंतजार करण जी और कीर्ति जी को, वह वक्त भी आ गया जब आयशा ने करण जी और कीर्ति जी को सए फादर एंड मदर एक्सेप्ट कर लिया। दादाजी यह जानकर बेहद खुश हुए और उसी के बाद दादाजी ने आयशा के अडॉप्शन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली और वह लीगली आयशा के पेरेंट्स और आयशा की ग्रैंड पेरेंट्स बन गए। ये सब सोचकर बालकनी में खड़ी आयशा, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह आंसू साफ करते हुए खुद से कहती है, अब मैं इस फैमिली से कभी अलग नहीं होने वाली और ना ही ओबरॉय फैमिली को कभी माफ करूंगी। जो कुछ भी किया है सब कुछ सूट समेत वापस करूंगी। ऐसा कहकर आयशा बड़ी बेदर्दी से अपने आंसू को साफ करती है और उसके बाद गहरी सांस लेती है। वह भी वही खड़ी हुई थी बालकनी में कि तभी उसे मफिन की रोने की आवाज आती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर आयशा पलटकर उसे दिशा में देखती है जहां मफिन और उसके कपकेक दोनों उठकर बैठ चुके थे और उसे ढूंढ रहे थे। ये देखकर आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने कदम दोनों बच्चों की तरफ बढ़ा देती है जहां पर मफिन अपनी आंखों को मलता हुआ बैठा था। आयशा को टुकुर टुकुर देख रहा था अपनी नीली आंखों से। ये देखकर आयशा मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए गोद में उनको लेकर बालकनी की तरफ चली जाती है। इस वक्त आयशा के हाथ में उसके दोनों बच्चे थे और दोनों अपनी मम्मा को देखकर अपना सर सीने पर टिका देते हैं और दोनों उसके सीने को टच करने लगते हैं, जिससे साफ था उन्हें अपनी मम्मा से फीडिंग करनी है। ये देखकर आयशा मुस्कुराते हुए वहीं बालकनी में लगे सोफे पर बैठ जाती है और धीरे धीरे अपनी कुर्ती के बटन ओपन करते हुए उनको फीडिंग करती है। आयशा दोनों के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से उन्हें सुलाने की कोशिश करते हैं और दोनों ही फीडिंग करते हुए अपनी मामा को परेशान कर रहे थे। वही कपकेक और मफिन एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद छोटे छोटे हाथों से आयशा के सीने को पकड़कर शक करने लगते हैं और आयशा मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर फीडिंग करा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे शरारत करते हुए सो जाते हैं और आयशा उन्हें कहलाते हुए थोड़ा सा बालकनी में बर्पिंग का वेट करती है।
जब उसके दोनों बच्चे बर्पिंग कर लेते हैं तो आयशा उन्हें लेकर अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देती है। उन्होंने बेड पर लेटकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है और खुद भी उन्हें हक करते हुए सो जाती है। और वही शांति माँ दवा खाकर आराम से सोई हुई थी। नन्हे नन्हे फ्ले कदम आयशा दोनों के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से उन्हें सुलाने की कोशिश करते हैं। और दोनों ही फीडिंग करते हुए अपनी माँ को परेशान कर रहे थे। वही कपकेक और मफिन एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद छोटे छोटे हाथों से आयशा के सीने को पकड़कर शक करने लगते हैं। और आयशा मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर फीडिंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे शरारत करते हुए सो जाते हैं और आयशा उन्हें कहलाते हुए थोड़ा सा बालकनी में बर्पिंग का वेट करती है। जब उसके दोनों बच्चे बर्पिंग कर लेते हैं तो आयशा उन्हें लेकर अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देती है। उन्होंने बेड पर लेटकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है और खुद भी उन्हें हक करते हुए सो जाती है। और वही शांति माँ दवा खाकर आराम से सोई हुई थी। आयशा अपने बच्चों को देखते देखते कब सो जाती है पता ही नहीं चलता। इसी तरह से रात गुजर जाती है। किसी की आंखों में नींद नहीं थी तो किसी की आंखों में उदासी थी, किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई चांद की नींद सोया हुआ था और कोई सबकी नींद उड़ाने वाला था। खैर इसी तरह सुबह होती है और सभी लोग राजावत विला में अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए उठ जाते हैं। आयशा भी अपना डेली रूटीन फॉलो करते हुए उठ जाती है। उसी के साथ उसके बच्चे भी उठ जाते हैं और बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद, बच्चों की मालिश करने के बाद, उनको शावर दिलाने के बाद आयशा खुद शावर लेती है। हल्की लाइट ब्लू कलर की शिफॉन साड़ी पहनती है और उसके बाद मफिन और कपकेक को लेकर नीचे आती है जहां सभी लोग आयशा और बच्चों को देखकर मुस्कुराते हैं। तो आयशा भी मुस्कुराकर सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और दादाजी के गले लग जाती है। तो दादाजी भी प्यार से उसके सर को चूमते हुए गुड मॉर्निंग विश करते हैं और उसके बाद दोनों बच्चे सभी घर वालों को देखकर खुश हो रहे थे, अपना हाथ पैर दिला रहे थे। आयशा वही लिविंग हॉल में बने बड़े से एरिया में जिसमें कालीन बिछी हुई थी वहां पर बच्चों को बिठा देता है और सर्वेंट को उनके खिलौने लाने को कहती है। तो बच्चे खिलौने देखकर एक्साइटेड होकर आवाज निकालते हुए बहुत अच्छे से उसे खिलौने से खेल रहे थे और धीरे धीरे करके सभी लोग अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सारे सर्वेंट कम से कम 4 से 5 सर्वेंट मफिन और कपकेक के पास मौजूद थे, सिर्फ और सिर्फ उनकी देखभाल के लिए। हेयर डाइनिंग टेबल पर सभी लोग आराम से बैठकर थोड़ी बहुत बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग लिविंग हॉल में आ जाते हैं जहां इस वक्त मफिन और कपकेक खिलौनों से खेल रहे थे। लेकिन बच्चों का अगला रिएक्शन देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि दोनों बच्चे इस वक्त खड़े होकर अपने नन्हे नन्हे कदम आगे बढ़ा रहे थे और वही सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और करण जी, अनिल जी बच्चों को देखते हैं, उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं और ताली बजाते हुए उन्हें अपने करीब आने के लिए कहते हैं। तुम मफिन और कपकेक उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए अपने नन्हे नन्हे कदम लेकर जाकर उनके गले से लग जाते हैं। तो अनिल जी और करण जी मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों को अपने गोद में ले लेते हैं और उनके सर को प्यार से चूमते हुए कहते हैं, हे मेरे बच्चों ने चलना सीख लिया, अब जल्दी से जल्दी बड़े हो ताकि तुम लोगों को अपना हाथ पकड़कर बाहर घुमाऊंगा। करण जी की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं और वही मशीन और कपकेक भी सबको हंसाते हुए देखकर वह दोनों भी हंस देते हैं और ताली बजाते हुए सबको देखने लगते हैं। तो सब एक बार फिर ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। राजावत फैमिली में खुशी भरा माहौल था। वही शांति माँ एक जगह खड़ी होकर परिवार की खुशियों को देखते हुए बलाया लेते हुए नजर उतरती है और आयशा कीर्ति जी के गले लग जाती है। तो कृतिजीवियों से अपने गले लगाकर उसके प्यार से माथे पर किस करती है और उसके बाद चेहरे पर हाथ फेरते हुए बहुत खुशी के साथ रहती है। तो हमारी राजकुमारी और राजकुमार नहीं चलना सीख लिया है, अब तुम्हें और भी बेहद ख्याल रखना होगा इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों काम शैतान नहीं है, बहुत ज्यादा शैतान है। आयशा कीर्ति जी की बातों का जवाब देते हुए कहती है, माँ मैं ही क्यों, आप सब होना, और वैसे भी आप लोग जानते हो ना कितनी मुश्किल से मैं हैंडल करती हूँ लोगों को, आप सबके बगैर कितना मुश्किल होता। ऐसा कहकर आयशा बेचारा सा चेहरा बना लेती है। तो वही कीर्ति जी उसकी बात पर खुलकर हंस देती है और हंसते हुए उसके सर पर हल्की सी टिप्पणी मारते हुए कहती है, बेटा अब तक तुम अकेले ही संभालती है, आगे भी संभालोगे, हमें पूरा यकीन है तुम पर। आयशा भी सबके साथ आकर बैठ जाती है। लिविंग हॉल में उसकी नज़र अमृता पर जाती है जो मुस्कुराते हुए बच्चों को देख रही थी। आयशा अमृता को देखकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए कंधे से कंधा टकराते हुए कहती है, टेंशन मत लो, कुछ ही महीना की बात है, तुम्हारे हाथ में भी छोटे छोटे नन्हे शैतान होंगे और मेरी तो दुआ है कि तुम्हें भी ट्विंस बेबी हो, देखना भाई की मुराद पूरी हो जाएगी भाभी। अमृता जो मफिन और कपकेक को देखकर मुस्कुरा रही थी, आयशा की बात सुनकर उसके गाल लाल हो जाते हैं और वह आयशा के कंधे पर हाथ मारते हुए थोड़ी शर्माहट में रहती है। तुम भी ना आयशा, ऐसी कौन छोड़ता है अपनी भाभी को जिस तरह से तुम छेड़ रहे हो।
आयशा उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, मैं नहीं खेलेगी तो और कौन चलेगा, आखिर भाभी के साथ साथ तुम मेरी बेस्टी भी हो। अमृता उसकी बात पर मुस्कुरा देती है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वही सारे घर वाले बच्चों में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय फैमिली, यहाँ का माहौल काफी अजीब था। डाइनिंग टेबल पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोग एकदम खामोश थे, जैसे अगर वहां पर एक सी भी गिरती तो उसकी आवाज सबको जरूर सुनाई देती। इतना सन्नाटा था। सब बिना मन के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद जिनको ऑफिस जाना था वह ऑफिस जाने के लिए निकल गए। वहीं घर की लेडीज घर में थी। दादाजी अपने रूम में मौजूद थे। आज शाम को पार्टी थी राजावत फैमिली की तरफ से, तो सभी को जाना ही था, इसलिए सभी लोग वक्त से पहले आ जाएंगे, ऐसा कहकर दादरी से वह लोग चले गए थे। इसी तरह दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। पार्टी अब आगे। पार्टी वेन्यू। पार्टी कहीं और नहीं राजावत फैमिली के विला में रखी गई थी। और राजावत फैमिली का विला बहुत ही खूबसूरत और काफी बड़ा भी था, जिस वजह से उसका गार्डन और भी बड़ा था। और इस गार्डन में पार्टी रखी गई थी। पुलिस स्टाफ हर एक डेकोरेशन ब्लैक एंड गोल्डन कलर की थीम में सजाई गई थी। हर तरफ ब्लैक एंड गोल्डन कलर के पर्दे, ब्लैक एंड गोल्डन कलर की फ्लावर, ब्लैक एंड गोल्डन कलर के डेकोरेटिव सामान सब जगह पर लगे हुए थे, जो काफी खूबसूरत लग रहे थे। सभी चीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गई थी और घर के सभी सदस्य भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुके थे। पार्टी स्टार्ट होने में अभी थोड़ा वक्त था, इसलिए सभी लोग रेडी हो रहे थे। जो रेडी हो चुके थे वह बाहर गार्डन की तरफ चले गए बाकी सारी तैयारी देखना। करण जी और अनिल जी रेडी होकर बाहर गार्डन की तरफ सभी चीज देखने चले गए थे। घर के सभी जेंट्स रेडी हो चुके थे। औरतें तैयार होने में वक्त लग रही थी। जहां शोभित दादाजी ने सिंपल सा ब्लैक कलर का हल्का कड़ा हुआ कुर्ता पहना हुआ था और अनिल जी और करण जी ने ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहना हुआ था और अव्यान ने भी ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग रेडी हो चुके थे और पार्टी का वक्त हो चुका था। धीरे धीरे करके सभी गेस्ट की एंट्री होने लगी थी। थोड़ी देर में सारी मीडिया भी वहां जमा हो चुकी थी, क्योंकि राजावत फैमिली कोई छोटी फैमिली का नाम नहीं था, वह भी बहुत बड़ी फैमिली का नाम था। लेकिन मीडिया वाले भी काफी हैरान थे ये जानकर कि राजावत फैमिली मुंबई में आ चुकी है। इस बात की भैसाक कभी किसी को लगी ही नहीं और ना ही कभी राजावत फैमिली ने लगने दी। मुंबई के हर एक बिजनेसमैन को सजावट फैमिली की पार्टी गए थे। सारे बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ उसे पार्टी में शिरकत कर रहे थे और गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। अनिल जी और करण जी दोनों भाई हंसते मुस्कुराते हुए सभी का वेलकम कर रहे थे। थोड़ी देर में उनकी बीवी आई, यानी कि कृति जी और अनुष्का जी, जिन्होंने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी। डिजाइनर और ज्वेलरी भी मिनिमल से पहनी हुई थी, जो कि डायमंड की थी और हाथों में चूड़ियां थी डायमंड की। वह सभी लोग बेहद खूबसूरत लग रहे थे। वह दोनों भी अपने हस्बैंड को आकर ज्वाइन करती है और जो गेस्ट आ रहे थे उनका वेलकम करती है। अव्यान भी अमृत के साथ पार्टी में आ चुका था और वह अमृता को ले जाकर एक जगह बिता रहा था, क्योंकि अमृता 7 से 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो जाहिर था उसका बैठना ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती थी। कि तभी वहां एंट्री होती है। एंट्रेंस गेट पर ओबरॉय फैमिली की कार एक के बाद एक आकर रुकती है और उसमें से सबसे पहले कुलभूषण दादाजी और कुंती जी बाहर आते हैं। उनके साथ एक और कर का डोर ओपन होता है, उसमें से प्रथम और साक्षी जी बाहर आते हैं। फिर तीसरी कर का डोर ओपन होता है, शैलेश जी सुनंदा की बाहर आते हैं और अपनी बीवियों का हाथ थाम कर अंदर की तरफ चले जाते हैं। कुलभूषण दादाजी ने ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ था, हल्की डिजाइन वाला, और वही उनकी वाइफ ने सिल्वर कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। वह अपने हस्बैंड के साथ अंदर चली जाती है। उन्हीं के पीछे प्रथम जी और साक्षी जी थे। प्रथम जी ने डार्क ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, तो वही साक्षी जी ने डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो काफी खूबसूरत लग रही थी उनके ऊपर। और ऊपर से उन्होंने हाथ में गोल्ड की चूड़ियां और गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई थी। वहीं उसके बाद शैलेश जी डार्क ब्राउन कलर के बिजनेस सूट में बाहर आते हैं। उनके साथ ही डार्क ब्राउन कलर की डिजाइनर साड़ी में सुनंदा की आती है बाहर। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, उन्होंने भी हल्की मिनिमल सी डायमंड ज्वेलरी पहनी हुई थी। इसी के वह लोग अंदर चले जाते हैं। एंट्रेंस गेट पर उन्हें अनिल जी, अनुष्का जी, करण जी और कीर्ति जी मिलते हैं। कीर्ति जी सभी का मुस्कुराते हुए वेलकम करती है, वही करण जी शांति से खड़े होकर उनका वेलकम कर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। थोड़ी देर पहले जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी वह अब कहीं गायब थी। खैर, ओबरॉय फैमिली राजावत विला के अंदर चले जाते हैं। उसी के पीछे काफी सारी कर एक बार और रुकती है। उनमें से प्रियम, आकाश और अर्नब बाहर आते हैं। उन्होंने इस वक्त ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहना हुआ था, जो उन पर काफी अच्छा लग रहा था। जल्द से सेट किए गए बाल जो जच रहे थे, वह लोग भी अपने कदम राजावत विला की तरफ बढ़ा देते हैं।
उसके बाद राजपूत फैमिली की एंट्री होती है। सबसे पहले शंकर दादाजी थे और उनके पीछे वाली कर में अभिजीत जी, सोनम जी जिन्होंने ब्लैक कलर की थीम में ड्रेस पहनी हुई थी। जहां ब्लैक कलर की टक्सीडो सूट में अभिजीत जी थे, वहीं ब्लैक कलर की साड़ी में सोनम जी थी। उसके बाद एक और कर रुकती है, उसमें से अभी राम जी और साधना जी बाहर आते हैं और दोनों ने भी डार्क नेवी ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन में ड्रेस पहनी हुई थी। जहाँ साधना जी ने साड़ी पहनी हुई थी डार्क कलर की, वही अभी राम जी ने डार्क नेवी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। वही अधिराज्य शिवानी जी के कर से बाहर आते हैं और जहां अधिराज जी ने ब्लैक एंड गोल्डन कलर की कॉम्बिनेशन में बिजनेस सूट पहना था, तो वही ब्लैक एंड गोल्डन कलर की कॉम्बिनेशन में शिवानी जी ने भी साड़ी पहनी हुई थी, जौन पर बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद एक और कर रुकती है, उसमें से आदित्य और सोनाक्षी बाहर आते हैं। आदित्य ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था, तो वहीं सोनाक्षी ने सिल्वर कलर की साड़ी पहनी थी डिजाइनर, जो काफी अच्छी लग रही थी। और उनके हाथ में एक बच्चे था जो कि 9 मंथ का बेबी था और उसने सिंपल टी शर्ट एंड बॉटम पहना था। वहीं उनके साथ विराज और स्नेह भी थे उनके पीछे वाली कर में, जिसमें से विराज ने लाइट ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना था, तो वही स्नेहा ने लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और 1 ईयर का बेबी जाऊंगा और बेटी थी, बेटी का नाम समायरा था और उसने एक लाइट ब्लू कलर की प्यारी सी फ्लोरल प्रिंटेड गाउन पहनी थी और बालों में हेयर बैंड लगा हुआ था। उन्हीं के साथ काशवी आरव और भी अलंकार में आए थे, जहां कश्मीर ने ब्लैक कलर की गाउन पहनी थी, तो वही अरब में सिंपल सेट एक्सीडेंट सूट पहना हुआ था। सभी लोग अंदर एंट्री करते हैं और उसके बाद राजावत फैमिली के लोग भी अंदर की तरफ चले जाते हैं। वहां जाकर फैमिली और राजपूत फैमिली को एक साथ देखकर गहरी सांस लेते हैं। कारण जी की नजरें इस वक्त कुंती की पर ठहरी हुई थी, वह कुंती जी को एक तक देखे जा रहे थे। कुंती की भी उन्हें देखकर बेचैनी महसूस कर रही थी कि तभी एंट्री होती है राजावत फैमिली की फीमेल हेड यानी कि अनुप्रिया दादी जी की। दादी जी ने सख्त गोल्डन कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और वह अपने कदम गार्डन की तरफ बढ़ती है। वहां जाकर सबको देखती है तो राजपूत फैमिली के दादाजी यानी कि शंकर दादाजी और ओबरॉय फैमिली के दादाजी और दादी जी यानी कि कुलभूषण दादाजी और कुंती दादी जी उनको देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अनुप्रिया दादी कुंती जी की कॉलेज फ्रेंड थी और शंकर दादाजी कुलभूषण दादाजी की भी दोस्त रह चुकी थी। कुंती की अनुप्रिया दादी जी को देखकर इमोशनल हो जाती है, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वहीं अनुप्रिया जी भी कुंती जी को देखकर गहरी सांस लेती है और हल्की मुस्कुराहट के साथ उनके गले लगते हैं। तो वही शंकर दादाजी और कुलभूषण दादाजी भी मुस्कुराते हुए उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन अनुप्रिया दादी जी ज्यादा किसी से बात नहीं करती, वह दूसरे गेस्ट को देखने के लिए चली जाती है। वही ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली के सभी सदस्य घर के सिर को इस तरह से अनुप्रिया दादी जी से मिलते हुए देखकर काफी हैरान थे। तभी वहां एंट्री होती है राजपूत फैमिली की फीमेल की यानी कि अंशी और आयशा की, जिन्होंने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोनों ने मिनिमल सी ज्वेलरी पहनी हुई थी, जहां अंशी ने कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी हुई थी, उसने बाल खुला छोड़ा हुआ था, हाथ में सिर्फ एक डायमंड का ब्रेसलेट और कानों में हल्की सी डायमंड की ईयरिंग और हल्का सा लाइट सेटल मेकअप किया हुआ था। वही आयशा ने गले में एक चेन पहनी हुई थी डायमंड की और कानों में ईयरिंग स्टड पहने हुए थे और हाथों में डायमंड की दो चूड़ियां पहनी हुई थी और नाक में हल्की सी डायमंड की पतली सी नाक पहनी हुई थी, जो उसे पर काफी अच्छी लग रही थी। लेकिन आयशा के हाथ में इस वक्त मफिन था और वही अंशी की हाथ में इस वक्त कपकेक थी। दोनों बच्चे को संभालते हुए अंदर की तरफ आ रहे थे। वहीं ओबरॉय फैमिली और राजावत फैमिली की नजर अभी बच्चों पर नहीं गई थी और नहीं उन्होंने आयशा और अंशी को देखा था। वही अंशी और आयशा अपने कदम चेयर के दूसरी साइड बैठी अमृता की तरफ बढ़ा देते हैं। अमृता वहां पर अकेले बैठी हुई थी, उसके पास कोई भी नहीं था और वहां पर एक टेबल भी थी राउंड सी, उससे टेबल पर खाने की काफी सारे स्नैक्स रखे हुए थे और अमृता इस वक्त मंचूरियन और नूडल्स खा रहे थे। अंशी और आयशा उसको इस तरह से देखकर हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, कमल है भाभी आपका भी, आप आराम से मजे लूट रही हो। अमृता उन दोनों की बात पर अपना मुंह सिकुड़ लेती है और अपना फूड छुपाने लगती है। वही आयशा और अंशी उसकी इस हरकत पर खुलकर हंस देती है। जिस साइड वह लोग बैठी हुई थी वहां पर इतना ज्यादा कोई था नहीं, क्योंकि यह खाने का एरिया था और यहाँ पर स्टार में काफी कुछ चीज थी। मैं कोर्स में भी बहुत सी चीज थी, वेज नॉन वेज सभी चीज अलाउड थी। जैसे स्टार में पनीर टिक्का, पाव भाजी, मोमोज, नूडल्स और स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, चिकन लॉलीपॉप और रोस्टेड चिकन और चिकन बोटी, वेज एंड नॉन वेज कबाब। नॉनवेज में भी था। देखो प्लीज आप में से कोई भी ऑफेंड मत होना नॉनवेज को लेकर, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो नॉनवेज और वेज दोनों कहते हैं, तो इसलिए प्लीज ऑफेंड मत होइएगा। 2 ये चैप्टर खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। बड़े पापा अब आगे।
अमृता सिर्फ वेज खा रही थी क्योंकि उसे वेज ही खाना पसंद था। नॉन वेज के लिए एरिया काफी अलग रखा गया था ताकि वेज और नॉन वेज एक जगह ना रहे, इसलिए क्योंकि कुछ लोग बहुत ऐतराज करते हैं और इसी वजह से वेज को नॉन वेज से काफी दूर रखा गया था। और उसके बाद अंशी और आयशा भी थोड़ा बहुत स्टार टेस्ट करती हैं। मफिन और कपकेक वहीं बैठे हुए थे और अपनी मम्मा को देख रहे थे, मासी को देख रहे थे जो आराम से हर एक चीज अच्छे से खा रही थी। वहीं दूसरे साइड पार्टी में सभी लोग आ चुके थे, अगर कोई नहीं आया था तो वह थे शोभित दादाजी। न जाने क्यों वह इस वक्त अपने कमरे में बैठे हुए थे, उन्हें एक अजीब सी बेचैनी ने घेर रखा था। वह अपना एक हाथ दूसरे हाथ से बहुत ही मसल रहे थे और उनके माथे पर भी पसीना था। वह गहरी सांस लेते हैं, उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वह गहरी सांस लेकर ब्रिटेन ब्रेथे आउट करते हैं और उसके बाद वह अपनी छड़ी को पढ़कर उसे पर अपनी पकड़ कैस देते हैं और उसके बाद धीरे से कम लेते हुए अपने रूम से बाहर आते हैं। रूम से बाहर आते हैं तो लिविंग हॉल में इस वक्त एकदम सन्नाटा था, कोई भी नहीं था सिवाय 2 या 3 सर्वेंट के। दादा जीवन सभी को देखकर अपने कदम लिविंग हॉल के सोफे की तरफ बढ़ा देते हैं और अपने चेहरे पर आए पसीने को पूछते हुए गहरी सांस लेकर खुद से कहते हैं, नहीं शोभित, तू इस तरह से नर्वस नहीं हो सकता। तूने कुछ भी गलत नहीं किया है, गलत तेरे साथ हुआ है, गलत तूने नहीं किया है। तू खुद को हिम्मत दे सकता है और तू बाहर जा सकता है, सबका सामना कर सकता है। कब तक इस तरह से छुपा रहेगा? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। दादाजी ऐसा कहकर अपने कदम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज आती है। वह उसे दिशा में देखते हैं, वहां पर आयशा थी और आयशा एकदम अकेली थी। वह दादाजी को देखकर मुस्कुराते हुए अपने कदम दादाजी की तरफ बढ़ा देती है और दादाजी भी उसे देखकर अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट ले आते हैं और आयशा जाकर उनके गले लग जाती है तो दादाजी भी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और कहते हैं, प्रिंसेस बच्चे कहाँ है? आयशा उनकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, बाहर भाभी और अंशी के पास बैठे हुए हैं दोनों। दादाजी आयशा की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और आयशा दादाजी की तरफ देखती है, फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें एक नज़र देखकर कहती है, चले। दादाजी गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गार्डन एरिया में ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली एक साथ बैठे हुए थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनसे 1-2 कदम की दूरी पर राजावत फैमिली के सदस्य यानी कि अनिल जी, अनुष्का जी और करण जी और कीर्ति जी खड़े हुए थे। वह अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे थे। वहीं उनसे थोड़ी दूरी पर अव्यान भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ खड़ा हुआ था, उनसे बातें कर रहा था। वही करण जी के पास जो उनके बिजनेस पार्टनर खड़े थे, उनका नाम मिस्टर मेहरा था। वह करण जी की तरफ देखते हैं और फिर अनिल जी की तरफ देखते हुए अपनी पूरी नज़र पार्टी हॉल में घूमते हुए कहते हैं, वैसे मिस्टर ओल्ड राजावत नहीं दिख रहा है, वह कहाँ पर है? करण जी और अनिल जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर बिजनेस पार्टनर की तरफ यानी कि मास्टर मेहरा की तरफ देखकर कुछ कहता कि उससे पहले ही उन्हें मिस्टर मेहरा के पीछे से यानी कि विला के डोर की तरफ मिस्टर मेहरा की पीठ थी, तो उससे तरफ से उन्हें आयशा और दादाजी साथ में आते हुए दिखते हैं। तो करण जी उनकी बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, आ गए पापा। वही दूर बैठे जो मतलब 1 से 2 कदम की दूरी पर बैठे राजपूत और ओबरॉय फैमिली ने भी पूरी बात सुनी थी। वह दोनों भी अपना सर घूमकर उसे दिशा में देखने लगते हैं। वही कुंती जी का हाल तो बहुत बुरा था, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। कुलभूषण जी को भी अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वह सभी लोग जब उसे दिशा में देखते हैं तो सभी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वहां वह लोग देख सकते थे कि आयशा शोभित दादाजी का हाथ थामकर बाहर आ रही थी और दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी बातों का जवाब दे रहे थे। वही आयशा मुस्कुराते हुए उनसे बातें कर रही थी। वही सुनंदा की और शैलेश जी की नज़र भी आयशा पर पड़ती है जो इस वक्त काफी खुश लग रही थी। उसको खुश देखकर सुनंदा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शैलेश जी का हाथ थाम लेती है। वही सुनंदा की तो फिर भी रो रही थी, लेकिन कुंती जी का हाल बेहाल था, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह गिरती कि उनसे पहले ही प्रथम जी अपनी माँ को संभाल लेते हैं। हाल तो बुरा शंकर जी का भी था, आखिर वह शोभित दादाजी को कैसे नहीं पहचानते। दादाजी को देखकर उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन अभिजीत जी और अभिराम जी उन्हें संभाल लेते हैं। वहीं कुलभूषण दादाजी का भी यही हाल था, वह गिरते उनसे पहले ही उन्हें आकाश अर्णव संभाल लेते हैं। सभी का इस तरह से रिएक्शन देखकर सभी लोगों के चेहरे पर कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं, लेकिन अभिजीत दादाजी शोभित दादाजी की तरफ गौर से देखते हैं तो उनकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह उनकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहते हैं, बड़े पापा। उन्होंने इतना धीमा लफ्ज भी नहीं कहा था कि उनके बगल में खड़े अभिराम जी, अधिराज जी और प्रथम शैलेश जी, आकाश और अर्नव न सुन पाए। उन्होंने सुना था और उनकी नज़र अभिजीत जी की तरफ जाती है। उनकी नज़रों को देखकर वह लोग शोभित दादाजी की तरफ देखते हैं, उनके चेहरे पर कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वही कुंती दादी जी की आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगते हैं और वह रोने लगती है। लो भाई, आज सामना कर दिया हमने ओबरॉय फैमिली, राजपूत फैमिली एंड राजावत फैमिली का।
अगले चैप्टर में मफिन कपकेक की मुलाकात होगी सभी लोगों से। दादू कोई जेलस हो रहा है। बड़े पापा, उन्होंने इतना धीमा लफ्ज भी नहीं कहा था कि उनके बगल में खड़े अभिराम जी, अधिराज जी और प्रथम शैलेश जी, आकाश और अर्नब न सुन पाए। उन्होंने सुना था और उनकी नजर अभिजीत जी की तरफ जाती है। उनकी नजरों को देखकर वह लोग शोभित दादाजी की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वही कुंती दादी जी की आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगते हैं और वह रोने लगती है। शोभित दादाजी को आयशा के साथ देखकर कुंती जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उनकी आंखों में भले ही आंसू था लेकिन आंखों में बहुत सवाल भी थे और हैरानी भी थी। शंकर दादाजी भी हैरानी से शोभित दादाजी को देख रहे थे। वही हाल कुलभूषण दादाजी का भी था। वही सबके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। सभी जानना चाहते थे कि आखिर शोभित दादाजी कौन है। शोभित दादाजी ने एक नज़र भी उठाकर किसी को नहीं देखा था। वह बस मुस्कुराते हुए आयशा से बात कर रहे थे और वह भी खड़े ही हुए थे कि तभी अनुप्रिया दादी जी भी मुस्कुराते हुए जाकर आयशा के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए किस करती है और उसके बाद आयशा भी उनके गले लग जाती है। और इसी के साथ शोभित दादाजी अनुप्रिया दादी जी का हाथ थाम कर खड़े हो जाते हैं क्योंकि मीडिया भी आई हुई थी और मीडिया की काफी सारे सवाल थे उनके भी जो पूछना चाहते थे। दादाजी के पास ही आकर सबसे पहले करण जी और कीर्ति जी खड़े हो जाते हैं। उनके बगल में ही अनिल जी और अनुष्का जी भी थे और आयशा दादाजी को वहां पर छोड़कर साइड में खड़ी हो जाती है। उसी के साथ अंशी भी आकर खड़ी हो जाती है। अमृता वहां पर मौजूद नहीं थी, वह अभी भी फूड साइड वाले एरिया में थी और उसी के साथ बच्चे भी थे, वह खुद भी खा रही थी और बच्चों को भी खिला रही थी। वही ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली खड़े होकर राजावत फैमिली को देख रही थी। वही कुंती जी की नजर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शोभित दादाजी पर टिकी हुई थी जो हंसते मुस्कुराते हुए सभी मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। थोड़ी देर में मीडिया वहां से हट चुकी थी क्योंकि उनके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे जो वह चाहते थे। तभी दादाजी अब जाकर अब अपनी नजरें उन्होंने ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली की तरफ डाली थी लेकिन सिर्फ कुछ चंद सेकंड के लिए वह जल्द ही अपनी नजर वहां से हटा लेते हैं और रामकरण जी की तरफ देखते हैं तो कारण जी अपने हाथों में माइक लेते हुए वह दादाजी को दे देते हैं। तो दादाजी मुस्कुराते हुए उसे माइक को पकड़ते हैं और फिर सभी की तरफ देखते हुए अपनी हल्की सख्त आवाज में रहते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने हमारी पार्टी में शिरकत की, हमारी खुशी में अपनी खुशी जाहिर की। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी छोटी सी जान आज बहुत बड़े मुकाम पर है और मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि मेरी प्रिंसेस को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, उसी के साथ बेस्ट डिजाइनर का भी अवार्ड मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीद है आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसे ही एंजॉय करते रहे। ऐसा कहकर दादाजी अपने बगल में देखते हैं जहां पर आयशा खड़ी थी। आयशा दादाजी को देखकर एक्साइटमेंट में उनके गले लग जाती है तो दादाजी भी उसे अपने गले से लगाकर हंस देते हैं और हंसते हुए उसके बाल सहलाते हुए उसकी माथे को चुनकर बड़े प्यार से कहते हैं, प्रिंसेस हम बहुत खुश हैं कि आप इतनी ऊंचे मुकाम पर हैं, भगवान आपको और तरक्की दे और आप इससे ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। आयशा दादाजी की बात सुनकर मुस्कुराती है तो वही अनुप्रिया दादी जी भी उसके गालों को पकड़कर प्यार से चूमती है। आयशा खिलखिलाकर हंस देती है और वही अभियान जो दूर खड़ा था वह अपनी फैमिली को इस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है लेकिन फिर वह मुंह बनाते हुए दादाजी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उन्हें आंखें छोटी कर देखता है और फिर उन्हें देखते हुए कहता है, दादाजी आपको बस ये छोटी दिखती है ना, इसके अलावा आपको नहीं दिखता ना कोई, और मैं भी हूँ, मुझे भी कोई प्यार कर ले। ऐसा कहकर वह मुंह सिकुड़ने लगता है और उसके मुंह सिकुड़ने की वजह से आयशा खिलखिलाकर हंस देती है और दादाजी के गले लगाते हुए उससे जीभ चढ़ाते हुए कहती है, दादू कोई जालस रहा है, जलने की बदबू बहुत जोरों से आ रही है। ऐसा कहकर आयशा उसको मुंह चिढ़ाने लगती है तो वही अभियान उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और आयशा दादाजी के पीछे छिप जाती है और दादाजी अभियान को इस तरह से देखकर अपनी छड़ी पटकते हुए उसे देखकर कहते हैं, खबरदार अगर तुमने कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरी प्रिंसेस को परेशान करना बंद करो। अगर तुमने उसे परेशान किया तो सजा के लिए तैयार रहना, और तुम जानते हो मेरी सजा कोई छोटी मोटी नहीं होती, बड़ी होती है। अभियान दादाजी की बात सुनकर आंखें छोटी करके देखने लगता है और फिर दादी जी के गले लग जाता है। दादी जी की गले लगाते हुए दादाजी की शिकायत करते हुए कहता है, दादी जी आपको पता है इनकी एक गर्लफ्रेंड है, इस चुपके से उनसे बात करते हैं और पता है ये न रात में चोरी चुपके से मिलने भी जाते हैं। बस फिर क्या था। अनुप्रिया जी घर कर दादाजी को देखते हैं तो दादाजी उन्हें देखकर फिर अभियान की तरफ देखते हैं, उनके चेहरे पर कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन थे तो वही अभियान दादाजी को देखकर एक डेविल स्माइल पास करता है और वहां से दूसरी तरफ जाते हुए कहता है, मुझे बाद में सजा दीजिएगा दादाजी, पहले आप अपनी बीवी उर्फ बेगम साहिबा के सजा से बच जाए।
दादाजी अभियान को जाते हुए देखकर घूर कर देखते हैं और फिर उनकी नज़र अचानक दादी जी की तरफ जाती है जो उनको घूर रही थी। दादाजी उनकी नज़र अपने ऊपर महसूस करके नर्वस हो जाते हैं और फिर अनुप्रिया दादी जी उनको देखकर गुस्से मगर धीमे लहजे में बोलते हैं, मिलिए पार्टी बाद मैं आपको बताती हूँ कितनी बातें करनी है और किसको कितनी सजा देनी है, पहले तुम मेरी सजा से बचकर दिखाए। ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती है और दादाजी बेचारे वहीं खड़े रह जाते हैं। वह सच में पड़े हुए थे कि आखिर इस अभियान ने आग लगाई तो लगाई क्या। वहीं अनिल जी करण जी मुंह दबाकर हंस रहे थे, वहीं कीर्ति जी और अनुष्का जी भी मुंह दबाकर हंस रही थी, अंशी भी अपना मुंह दबाकर हंस रही थी, आयशा भी अपनी हंसी दबाने की कंट्रोल कर रही थी। वह दादाजी के पीछे से बाहर आती है और दादाजी के कंधे पर हल्की सी थपकी देते हुए उन्हें आश्वासन देते हुए कहती है, दादू टेंशन मत लो, दादी आपको गुस्सा नहीं करेंगे, बस ना पप्पी झप्पी दे देना अच्छे से। ऐसा कहकर वह दादाजी को देखते हैं तो दादाजी उसे देखकर गुस्से में अपनी एक आईब्रो ऊपर कर लेते हैं और उसके गाल को पकड़कर खींचते हुए कहते हैं, बदमाश दादाजी के साथ छेड़खानी कर रही है। आयशा उनका ये हाल देखकर खुलकर हंस देती है, लेकिन इस बात से अनजान कि वहां कुछ देर पहले आए शख्स की नजर उसे पर जमी हुई थी। वह कोई और नहीं अरहान था। अरहान काफी देर पहले ही आ चुका था, वहां पर खड़ा हुआ था। उसके साथ ही उसका असिस्टेंट सात्विक और कृष्णा खड़े थे। कृष्ण उसका हेड बॉडीगार्ड था। अरहान की नज़र इस वक्त आयशा पर जमी हुई थी। दादाजी के अनाउंसमेंट से लेकर अब तक की सारी बात, सारी हरकत उसने देखी थी आयशा की, और आयशा को मुस्कुराते हुए देखकर उसके होठों पर भी हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। तो कैसा लगा आज का पार्ट गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना। हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय।